डियर फ्रेंड्स, मैं जी.आर. बारोलिया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। सब्जेक्ट आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ME 201, उसका यूनिट 8 डिफ्लेक्शन। देखिए, ये चैप्टर डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। डिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि अपनी फोर्स लगाने पर, अगर बीम के ऊपर फोर्स लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था से थोड़ा विक्षेपित हो जाता है, विचलित हो जाता है। तो वो कितना विचलित होता है, जितना मिलीमीटर सेंटीमीटर डायमेंशन से जो विचलित होता है, वो अलग अलग पॉइंट पे उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। और जितना जिस पॉइंट पे वो विचलित होता है उसको कहते हैं डिफ्लेक्शन। इसका हिंदी में इसका मीनिंग होता है विक्षेपण या विचलन या विपतन। ये तो हमारे को डिफ्लेक्शन का मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि क्या होता है, बीम के अंदर डिफ्लेक्शन कैसे होता है। इसको हम एक फिगर से भी इसका कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। आपके सिलेबस का जो टॉपिक यूनिट 8 है, उसका सब टॉपिक है 8.1 कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ ए बीम। देखिए, यहाँ पे हम एक सिंपली सपोर्टेड बीम का एग्जांपल लेके इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि डिफ्लेक्शन क्या होता है। फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम एज शोन इन फिगर 1, ये फिगर 1 है, इसके अंदर एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिखाया गया। इसमें देखिए y इज द डिफ्लेक्शन। आप y देख रहे हैं फिगर में, ये देखिए ये y है, ये डिफ्लेक्शन है। ये डिफ्लेक्शन कहाँ पे है? एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम सपोर्ट A। पहले आप थोड़ा सा सिंपली सपोर्टेड बीम के फिगर को अपन समझ सकते हैं। देखिए, एक सपोर्ट ये है, दूसरा सपोर्ट ये है B, और ये इसके ऊपर सिंपली सपोर्टेड बीम है जो ये डैश लाइन से दिखाया हुआ है। ये बीम की इनिशियल पोजीशन है विदाउट लोडिंग। और जैसे ही हम इस पे सेंटर लोड लगाते हैं, W पॉइंट लोड है, ये सेंट्रल पॉइंट लोड लगाते हैं, तो ये कैसे बीम का शेप कैसे होगा? स्वाभाविक है, बीम ये इस तरह से नीचे की तरफ यूं कर्व हो जाएगा। तो अब हम देख सकते हैं कि ये यहाँ से जो प्रारंभिक अवस्था थी, इनिशियल पोजीशन से बीम यहाँ आ गया, तो ये डिफ्लेक्शन हो गया। सेंटर में हम देखें तो देखिए बीम यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये सेंटर पे डिफ्लेक्शन हो गया। और यहाँ पे देखे तो इतना, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे डिफ्लेक्शन कम होता जा रहा है। यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितना है? 0 है। तो सपोर्ट पे, सिंपली सपोर्टेड बीम में सपोर्ट पे आपको डिफ्लेक्शन 0 होगा और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा अगर पॉइंट लोड है और सेंटर में है, तो सेंटर पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। ये डिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है। इसी फिगर में हम एक चीज और देख सकते हैं, थीटा इज द स्लोप एज शोन इन फिगर। फिगर में देखिएगा, ये थीटा है, ये एंगल इस लाइन से, ये हमने यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींची है, टेंजेंट टू द दिस कर्व। ये कर्व हो गया, पहले ये स्ट्रेट लाइन थी और ये बाद में कर्व हो गया। इस कर्व को यहाँ पर अगर हम ये टेंजेंट खींचें, स्पर्श रेखा खींचें, तो ये स्पर्श रेखा जो इसकी प्रारंभिक अवस्था के साथ में जितना ये एंगल बनाती है नीचे की तरफ, ये वाला, ये इसका स्लॉप कहलाता है, झुकाव। तो ये स्लॉप भी हर पॉइंट पे अलग अलग होता है। तो ये स्लॉप यानी झुकाव किसका? बीम का। ये हर पॉइंट पे अलग अलग होता है और स्लॉप और डिफ्लेक्शन साथ साथ ही निकाला जाता है। पहले स्लोप निकाला जाता है और फिर डिफ्लेक्शन निकाला जाता है। तो ये चैप्टर आपके डिफ्लेक्शन का है, तो हम इसमें स्लोप के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ डिफ्लेक्शन का ही ज़्यादा डिस्कस करेंगे। देखिए, नेक्स्ट एक इक्वेशन देखिएगा। ये इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ द बेंडिंग स्ट्रेस। ये बेंडिंग स्ट्रेस की इक्वेशन है जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। यूनिट नंबर 6 में हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी, M/I = F/y = E/r। इस इक्वेशन का यहाँ थोड़ा महत्व है, इसलिए मैं इस पे डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे ये बेंडिंग मोमेंट है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया Ix अबाउट x एक्सिस, बेंडिंग स्ट्रेस, एंड y इज द मैक्सिमम डिस्टेंस या डिस्टेंस एट स्ट्रेस F इज मेजर्ड।
from neutral axis. E is the modulus of elasticity, R is the radius of curvature. ये अगर ये बीम इस तरह से है, ऐसे कर्व होता है, तो इसकी जो रेडियस है सेंटर पे मिलेगी, कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा, ये R हो जाएगी, ये इसकी R है. बाय दिस इक्वेशन वी कैन राइट एज, इसी इक्वेशन को, इस इक्वेशन की ये टर्म हम अभी छोड़ देते हैं. जैसे ये हमने छोड़ दी, हमने कौन सी टर्म ली, ये और ये दो टर्म ली है, तो E को इधर ले गए तो नीचे चला गया, यानी कि 1/r इज इक्वल टू m/ei. इस फॉर्म में भी हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं. अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें इसकी थ्योरी के लिए, इस प्रकार के बेंड होते हुए जिसके अंदर डिफ्लेक्शन है एट y डिस्टेंस, x डिस्टेंस पर y डिफ्लेक्शन है, तो इसके लिए हम इसको सॉल्व करें, तो सोल्व करने पे हमें एक इक्वेशन प्राप्त होती है, ei(d²y/dx² इज इक्वल टू -m. ये एक, और आप देख रहे हैं ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी कि ये इक्वेशन हमने कहाँ से प्राप्त की, इस इक्वेशन को आगे और सॉल्व करके, इसमें मैथमेटिक्स लगा करके आगे और सॉल्व करके हमने ये इक्वेशन प्राप्त की. ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई फॉर डिफ्लेक्शन. इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम अलग अलग तरह के ऐसे सिस्टम के लिए जिस पर लोड लग रहा हो, अलग अलग तरह के बीम हो और अलग अलग तरह की लोडिंग हो, उसके लिए अगर हम सॉल्व करें इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो हम इसमें से जो y वैल्यू प्राप्त होती है, वो उसका जो फॉर्मूला आएगा वो उसके लिए डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा. तो इस इक्वेशन को अलग अलग सिस्टम के लिए सोल्व करके हम अलग अलग स्टैंडर्ड इक्वेशंस निकालते हैं. वो डिफरेंशियल इक्वेशंस इसकी सहायता से ही निकाली जाती है, और वो स्टैंडर्ड इक्वेशंस से हम डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं. देखिए इसमें एक स्टेटमेंट दिया है, बाय सॉल्विंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ बीम्स विथ डिफरेंट टाइप ऑफ लोडिंग वी गेट द फॉर्मूले फॉर डिफ्लेक्शन. अलग अलग डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले हम इससे निकाल सकते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने से. तो अब हम यहाँ पे ये देख सकते हैं, देखिए इस इक्वेशन से ये हमने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके अलग अलग हम जो फॉर्मूले निकालते हैं डिफ्लेक्शन के, वो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. एक एग्जांपल से ये समझाने के लिए ले रहे हैं कि ये इसका यूज, इस इक्वेशन का उपयोग कैसे होता है और हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले कैसे आते हैं. फॉर एग्जांपल वी कंसीडर ए कैंटिलीवर बीम विथ पॉइंट लोड एज शोन इन फिगर 2. ये देखिए फिगर नंबर 2 हमने इस तरह का बनाया है. ये एक हमने एग्जांपल लिया कैंटिलीवर का. ये ए और बी कैंटिलीवर है, ये ए एंड फिक्स है और बी एंड फ्री है. अब इस कैंटिलीवर में हम देख सकते हैं यहाँ एक पॉइंट लोड लग रहा है, और ये पॉइंट लोड लगने से पहले की स्थिति ये है, पॉइंट लोड लगने के बाद में बीम आपका बेंड होकर इस तरह से हो जाता है. तो हर पॉइंट पे देखिए अलग अलग डिफ्लेक्शन आ रहा है. ये जो डिस्टेंस है दिस इज डिफ्लेक्शन, दिस इज द डिफ्लेक्शन y एट डिस्टेंस x फ्रॉम ए एंड. ए से x इधर जो नापा जाता है उसको हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, और डिफ्लेक्शन को नीचे की तरफ जो नापा जाता है डिफ्लेक्शन उसको पॉजिटिव लेते हैं, ऊपर की तरफ नापा जाएगा तो नेगेटिव. बीम की लंबाई है l, यहाँ x बराबर 0 है और यहाँ x बराबर l है, क्योंकि x यहाँ से नाप रहे हैं, x इधर बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते यहाँ x की वैल्यू l हो जाती है. तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया. इसके लिए हमें डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला निकालना है कि डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है. तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला इसको निकालने के लिए देखिए, इसके लिए हम ये इक्वेशन लेते हैं जो पीछे अभी हमने देखी, ei(d²y/dx² इज इक्वल टू -m. ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पीछे देखी थी, इसका उपयोग करते हैं. इसको कैसे करते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं. इसको हमने इसमें पहले m की वैल्यू रख देते हैं. m बराबर यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया. m बराबर आ गया, देखिए m बराबर आया माइनस, m इज द नेगेटिव इसलिए माइनस आ गया, -w इंटू l माइनस एक्स. ये
m की वैल्यू है, m की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये इक्वेशन ये बन गई डब्ल्यू एल माइनस एक्स ई आई डी वाई बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। नाउ इंटीग्रेटिंग, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशंस आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी, मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो उसको इंटीग्रेट किया जाता है ताकि उसका सॉल्यूशन होता है। ये सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है तो 2 बार इंटीग्रेट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, एक बार करेंगे तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको पहला इंटीग्रेशन करते हैं हम। देखिए फर्स्ट इंटीग्रेशन किया तो dy बाई ई आई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू माइनस डब्ल्यू एल माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस सी वन कॉन्स्टेंट लग गया। ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। इसको इंटीग्रेट करने में अब c1 की वैल्यू हमें निकालना है। c1 की वैल्यू निकालने के लिए हम एंड कंडीशंस रखते हैं। x बराबर 0 तो y बराबर क्या होगा यहाँ पे, या dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स इज द स्लोप, जो हमने पीछे थीटा यानी स्लोप की बात की थी, अब ये dy बाई डी एक्स है, ये स्लोप है, ये थीटा है। लेकिन स्लोप हमें नहीं निकालना, इसलिए हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम आगे बढ़ेंगे डिफ्लेक्शन की तरफ। तो x इक्वल टू 0 पर dy बाई डी एक्स 0, स्लोप 0 है। तो यहाँ पे हम ये लिमिटिंग कंडीशंस, यहाँ x इक्वल टू l, तो इस तरह से हम कंडीशंस रख करके c1 की वैल्यू निकालते हैं। c1 की वैल्यू के लिए नाउ एट द फिक्स एंड x इक्वल टू 0 पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इसमें हमने x इक्वल टू 0 पर c यहाँ पे 0 रखा तो c1 की वैल्यू आ गई है। देखिए c1 इक्वल टू दिस, ये x 0 हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ 0 हो जाएगा और dy बाई डी एक्स भी 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया और c1 इक्वल डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये c1 की वैल्यू आ गई। इस c1 की वैल्यू को हम इस फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, रख सकते हैं, रखना ही है हमें, यहाँ रख दी तो ये वैल्यू हमारी ये बन गई। अब हम क्या करते हैं, हमें y कैलकुलेट करना, y इज द डिफ्लेक्शन, इसलिए y निकालना, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इसको, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो नाउ इंटीग्रेटिंग अगेन, एक बार और इंटीग्रेट किया तो देखिए क्या है, ये y बन गया, dy बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन y हो गया, ई आई इंटू वाई इज इक्वल टू इसका क्यूब हो गया डिवाइड बाई 3 माइनस 3, ये माइनस है इसलिए डिवाइड बाई माइनस 3, ये माइनस का प्लस हो गया, 3 इंटू 2 6 हो गया, प्लस इसका x हो गया डब्ल्यू एल स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया, ये 2 है जो 2 ही आ गया और ये c2 लग गया, एक कांस्टेंट और लग गया। अब फिर इसमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए नाउ एट द फिक्स एंड पर फिर अगेन हम रखते हैं x बराबर 0 तो y बराबर क्या है यहाँ पे 0। देखिए यहाँ पे y बराबर भी 0 है, डिफ्लेक्शन यहाँ 0 है, 0 जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है। कैंटिलीवर में फिक्स एंड पे डिफ्लेक्शन 0 होता है, स्लोप भी 0 होता है, और यहाँ पे डिफ्लेक्शन अधिकतम होता है और स्लोप भी अधिकतम होता है। ये कंडीशन, ये हम देख के पता कर सकते हैं इससे, और ये हमें ध्यान भी होना चाहिए। अब देखिए इसमें x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 रखा तो c2 की वैल्यू आ गई माइनस डब्ल्यू एल क्यूब बाई 6। ये वैल्यू हम हमारी इस इक्वेशन में रख देंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है ई आई इंटू वाई बराबर, देखिए ये इक्वेशन आती है। इसको हम सोल्व करते हैं y के लिए, तो ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो इसको y के लिए सोल्व करते हैं तो दैट इज y इज इक्वल टू डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3 ई आई और x इज इक्वल टू एल। y के लिए सोल्व करते हैं तो ये नीचे चला जाएगा और x इज इक्वल टू क्या लिखें l। l इसलिए रख रहे हैं कि हमें डिफ्लेक्शन यहाँ निकालना है, डिफ्लेक्शन यहाँ निकालना है तो आपकी ये इक्वेशन काम आएगी, और यहाँ की x की वैल्यू रखनी है, यहाँ निकालना तो x की वैल्यू ये रखनी है, जो जिस पॉइंट की x की वैल्यू हम रखेंगे वो ही हमारा वहीं का डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो हम x इज इक्वल टू एल रख रहे हैं, तो दैट इज द डिफ्लेक्शन एट b एंड दिस इज द मैक्सिमम। ये हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, इसलिए हम इसमें इंटरेस्टेड हैं और यही हमें निकालना है, इसी का हमें फॉर्मूला निकालना है। तो देखिए एट पॉइंट बी x इज इक्वल टू एल इसके अंदर रखा, तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू वाई मैक्सिमम भी लिख दिया इसको डब्ल्यू एल क्यूब बाई 3 ई आई। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन कहाँ से है,
इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हम ये इक्वेशन हमने निकाली। तो देखिए अब आपको क्या याद रखना है, इस चैप्टर में जो चीज़ें आपके सिलेबस में है उस हिसाब से आपको ये अगर ऐसी लोडिंग है, ऐसा फिगर है, ऐसी लोडिंग है और इस तरह का कैंटिलीवर है तो उसके लिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड ये फॉर्मूला होगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये थ्योरी जो अभी मैंने सारी समझाई है ये आपको याद नहीं रखनी है और ये आपको डेरिवेशन भी नहीं करना है। ये मैंने आपको इसलिए समझाया है कि भाई वास्तव में ये इक्वेशंस हम डायरेक्ट उपयोग कर रहे थे, ये आई कहाँ से, इसका हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैंने ये डिस्कशन समझाया है। इस तरह से सब हर तरह के बीम के लिए हम इस इक्वेशन को अलग अलग कंडीशन में 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, जिसमें C1 C2 की वैल्यू निकालेंगे और y की वैल्यू जहाँ पे अधिकतम होगा y की वैल्यू निकालेंगे। तो इस तरह के अलग अलग फॉर्मूले प्राप्त होते हैं। वो फॉर्मूले हमें याद रखने होते हैं ताकि हम डिफ्लेक्शन के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकें। इसके बाद में हम नेक्स्ट आर्टिकल जो आपका आएगा वो है 8.2। ये नेक्स्ट आर्टिकल हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी इसमें इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अलग अलग स्टैंडर्ड फॉर्मूले निकाले जाते हैं वो और उनका उपयोग फिर हम डिफ्लेक्शन में कैसे करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले कहाँ से आते हैं इसका आपको आइडिया हो गया होगा। थैंक यू।